ये शुरू करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर से, क्योंकि ये एक क्लासिक बुक है जो सबसे पहले 1998 में पब्लिश हुई थी और जल्द ही ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। इसमें लिखी हुई 48 एडवाइस को पढ़कर के कोई भी इंसान पावर हासिल कर सकता है। हर एडवाइस के साथ लेखक ने अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां दी है ताकि रीडर्स को प्रिंसिपल समझने में आसानी हो। किताब की शुरुआत में दिए गए कुछ लॉज को लेकर के हमने ये समरी बनाई है जिनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला लॉ कहता है कि दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखे। जी हाँ, हान डायनेस्टी खत्म होने के 700 सालों के बाद भी चाइना में अफरा तफरी बनी रही। राजगद्दी के लिए छीना झपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। पावर की ये लड़ाई खून और मार काट से रंगी हुई थी। तो ऐसे एक राजा को उसके जनरल्स ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को चुन करके उसे राजा बना दिया था। अब इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया, मगर कुछ सालों में वो खुद भी मारा जाएगा क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले नए जनरल उसके खिलाफ अब साजिश रच करके उसको और उसके बेटों को मार देंगे। तो ये जो पैटर्न है ये यूं ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी क्योंकि उसका हर कोई दुश्मन है। और चाइना का एम्परर बनने का मतलब है कि एक अकेला इनसिक्योर राजा जिसके हाथ में कोई भी असली पावर नहीं है। मगर जब 959 एडी में जनरल चाओ कुयांगिन को पावर मिली तब ये सारा गेम ही चेंज हो गया। वो एम्परर सुंग बना। उसे अपने सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों के बाद में उसका भी खून हो सकता है, तो उसने इस चीज को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद एम्परर सुंग ने अपने सभी आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धुत हो गए तब एम्परर ने जनरल्स को छोड़ करके बाकी लोगों और गार्ड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब एम्परर के साथ कोर्ट में सिर्फ जनरल्स रह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब तो एम्परर सुंग हमें मरवाने का हुक्म दे देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, और वो भी पहली बार। एम्परर सुंग ने उनसे कहा कि रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल और मेरे बिस्तर दोनों जगहों पर मुझे मजा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा होगा। तो एम्परर सुंग की बात सुनकर के जनरल्स डर गए। उन्होंने एम्परर के खिलाफ कोई भी साजिश ना रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। मगर एम्परर सयाना था। उसे पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो एम्परर सुंग ने उनसे वादा किया कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी में सुकून भरे दिन गुजारे जाएं। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार है तो मैं वादा करता हूँ कि आप सबको फाइन एस्टेट और दौलत से माला माल कर दूंगा। अब जनरल्स हैरान थे कि एम्परर उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब तो उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो अगली सुबह हर एक जनरल को उसकी पोस्ट रिजाइन कर दी गई और साथ ही उन्होंने एम्परर सुंग से अपना रिटायरमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वे अपने अपने स्टेट के नोबेल और मास्टर बन गए थे जो कि एम्परर ने उन्हें दिया था। सिर्फ एक ही झटके में एम्परर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्परर सुंग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था। तो दूर साउथ के इलाके हान में सालों से बगावत की लड़ाई चल रही थी। लियू वहां का राजा था। जब रेबेल ने सरेंडर किया तो एम्परर ने उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उसने राजा लियू को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, एम्परर ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट भी किया। पैलेस में एम्परर सुंग ने राजा लियू को वाइन का ग्लास दिया, पर राजा लियू पीने से डर रहा था क्योंकि उसे लगा कि कहीं इसमें जहर ना हो। उसने एम्परर से कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि जो गलती इस गुलाम से हुई है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मगर फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूँ, इसीलिए मुझे माफ करे क्योंकि मैं ये वाइन नहीं पी सकता। ये बात सुनकर के एम्परर हंस पड़ा। उसका कोई इरादा नहीं था कि राजा लियू को वो जहर दे। तो राजा लियू को यकीन दिलाने के लिए उसने वो वाइन खुद पी ली। उस दिन से राजा लियू एम्परर का लॉयल बन गया था, जो कि कभी बहुत बड़ा रेबेल यानी कि दुश्मन हुआ करता था, अब वही एम्परर का सबसे पक्का दोस्त बन गया था।
तो एम्परर सुंग ने जनरल्स को बड़े बड़े एस्टेट गिफ्ट करके होशियारी का काम किया था। अब उनसे एम्परर को कोई भी डर नहीं था। उन्हें मारने से तो अच्छा था कि उन्हें अपना लॉयल बना लिया जाए, और इससे आर्मी का तख्ता पलट भी हमेशा के लिए रुक गया। एम्परर सुंग पहला इंसान था जिसने चाइना में सिविल वॉर और वायलेंस को खत्म किया। सुंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक चाइना में राज करती रही। तो कहने का मतलब ये है कि वो आदमी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा जिसे आपने मौत की सजा से बचाया हो या किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया हो। ऐसा आदमी आपके खातिर दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाएगा। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से भी ज्यादा भरोसेमंद निकलते हैं, और हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए ये सोच करके हर बात पर हामी भर लेते हैं। आपको बुरा ना लगे इसीलिए वो अपनी क्वालिटीज को छुपा कर रखते हैं। हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। हो सकता है कि वो आपसे जलते हो। जब भी कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ आपके दुश्मन है जो किसी सोने की खान से कम नहीं है। बस आपको ये खान खोदनी है। आगे जानते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कहता है कि अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखे। कहने का मतलब ये कि 17वीं सदी में फ्रांस की एक बहुत ही मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी जिसका नाम था निनॉन डी लेंक्लॉस। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, थिंकर, राइटर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो औरत काफी एक्सपीरियंस थी। वैसे निनॉन ये बात जानती थी कि सिडक्शन एक गेम है, एक आर्ट है जिसमें प्रैक्टिस से परफेक्ट बना जा सकता है। तो धीरे धीरे वो मशहूर होती चली गई। फ्रांस के अमीर घरों के लड़के उसके पास आते जाते थे। वो उन्हें प्यार करना सिखाती थी। उन्हीं में से मर्क्यूएस डी सेविने भी एक लड़का था। मर्क्यूएस बस 22 साल का ही था और वो बहुत ही अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। तब तक निनॉन 62 साल की हो चुकी थी, फिर भी काफी फेमस थी। तो उसने मर्क्यूएस की स्टोरी को सुना। उसे एक जवान और सुंदर काउंटेस से प्यार हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने प्यार का इजहार कैसे करे, और इस चक्कर में उससे बहुत सारी गलतियां भी हुई। तो सबसे पहले तो निनॉन ने मर्क्यूएस को समझाया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं है। उसने समझाया कि मर्क्यूएस को अपना हर स्टेप प्लान करना पड़ेगा और फिर ध्यान से उन सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। तो निनॉन ने मर्क्यूएस से कहा कि वो प्यार की जंग के लिए तैयार हो जाए। उसे काउंटेस से दूरी बनानी होगी और उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मर्क्यूएस जब काउंटेस से दोबारा मिला तो एक दोस्त की तरह मिला। तो उसकी इस हरकत से काउंटेस को लगा कि वो तो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब अगला स्टेप था काउंटेस को जलाना। तो मर्क्यूएस हसीन और जवान लड़कियों के साथ पेरिस में घूमने गया। इससे काउंटेस खूब जली और उसे यकीन हो गया कि सारी लड़कियां मर्क्यूएस को पाना चाहती है। निनॉन ने एक्सप्लेन किया कि औरत ऐसे मर्द को चाहती है जिसके पीछे पहले से ही बहुत सी औरतें पड़ी हो। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उसे ज्यादा खुशी मिलती है। अब काउंटेस को कंफ्यूजन करने और जेलस फील कराने के बाद उसे सिड्यूस करने का यही सही टाइम होगा। मर्क्यूएस को अब अपना रूटीन चेंज करना था। उसका कोई अगला कदम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। उसे उन इवेंट्स को अवॉइड करना था जहां काउंटेस के आने के चांसेस थे, और उन सैलून्स में जाना था जहां काउंटेस अक्सर आती थी। तो 2 हफ्तों के बाद ही मर्क्यूएस इन सारे स्टेप्स में माहिर हो गया। निनॉन उसकी प्रोग्रेस को नोट करती थी। उसके जासूस उसे सारी खबर पहुंचाते थे। वो खूब हंसती थी जब मर्क्यूएस आकर के उसे सारी कहानियां सुनाता था। निनॉन ने सुना कि वो खूबसूरत काउंटेस अब मर्क्यूएस के लिए बेकरार हो रही थी। वो उसके बारे में पूछताछ करती रहती थी। सोशल अफेयर्स में वो मर्क्यूएस को देखती रहती थी। तो निनॉन को यकीन हो गया था कि अब काउंटेस को भी मर्क्यूएस से प्यार हो गया है। कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी। मगर तभी अचानक एक गड़बड़ हो गई। मर्क्यूएस काउंटेस से उसके घर मिलने गया था, मगर वहां उससे मिलकर के वो डेस्परेट हो गया और वो निनॉन की एडवाइस को भूल गया और उसका उल्टा कर दिया। उसने काउंटेस का हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी इस हरकत से काउंटेस शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे जैसे रात ढलती गई वो खूबसूरत लड़की मर्क्यूएस को अवॉइड कर रही थी। उसने उसे गुड नाइट भी नहीं कहा और बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई। मर्क्यूएस जब दोबारा उसके घर गया तो उसे बताया गया कि काउंटेस कहीं बाहर गई है, मगर अब मर्क्यूएस उसके घर कई बार गया। फिर एक दिन काउंटेस ने उसे अंदर बुला लिया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था।
जो काउंटेस उसे चाहने लगी थी वो अब मर्क्यूस को देख करके अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड फील कर रही थी, और इस तरीके से एक खूबसूरत लव स्टोरी जो कि हो सकती थी उसका एंड हो गया। तो इसी तरीके से ज्यादातर लोग हर टाइम वही बोलते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। वो सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा ही नेचुरल और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपा कर रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है, इससे आप सबका दिल जीत लेंगे। मगर कभी कभी ये सच नहीं होता। ऑनेस्टी असल में एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो कि बचाने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा ऑनेस्ट बनते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। ना तो लोग आपसे डरेंगे ही और ना ही रिस्पेक्ट करेंगे। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए या फिर सिचुएशंस को ध्यान में रख करके आप अपनी बात बोले। अपने इंटेंशंस को छुपाना सीखिए, ये आपके बहुत काम आएगी। लोग उसी पर यकीन करते हैं जो वो देखते सुनते हैं। धोखा देना ज्यादा आसान होता है। ऐसा शो कीजिए जैसे कि आप कुछ और चाहते हैं। इससे आप पूरे फ्री होकर के अपने रियल गोल्स पर ध्यान दे सकते हैं। प्यार की गेम में कॉन्फ्लिक्ट लाए, जैसे कि एक ही टाइम में चाहत और बेरुखी दोनों दिखाए। इससे ना सिर्फ वो भटक जाए बल्कि आपको पाने के लिए तरस जाए।